वेलकम टू कोचिंग रिपब्लिक। मैं हूं अरुण सिंह, आपका प्रिंसिपल कोच। क्लास की शुरुआत की जाए उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी क्लासेस, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज एंड अपकमिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सभी लोग कोशिश करेंगे यूपीएससी सीएससी जीएस का 2022 का जो प्री एग्जाम का पेपर है, पेपर 1, उसको सॉल्व करने की। और अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतते हुए हम इसका सॉल्यूशन ट्राई कर रहे हैं। फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर किसी तरह की कोई गलती हो तो उस चीज के लिए हमें क्षमा करें। शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। साइट ऑफ अशोकाज मेजर रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, लोकेशन इन द स्टेट ऑफ अशोका के जो बेसिकली मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं उनकी लोकेशन किस किस स्टेट में है। धौली की अगर हम लोग बात करें, इसमें बताया गया ओडिशा, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। धौली इज सिचुएटेड इन on the bank of Daya river, which is in Bhubaneswar, which comes in Odisha. So first pair is absolutely correct. Era Gaudi, this is situated in Andhra Pradesh. Yes, absolutely correct. अगर मैं जाऊ गदा की बात करता हूं तो दिस इज नॉट मध्य प्रदेश, दिस इज अगेन इन उड़ीसा। वहीं पर कलसी की बात करी जाए तो उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर, राइट। So again, this match is not correct. Only pair 1 and pair 2 are correctly matched. So only two pairs. B should be the correct answer of this question. Question. Consider the following pairs. King and dynasty. राजा कौन से राजवंश से थे बेसिकली? ननुका एंड चंदेल डायनेस्टी। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ननुका वाज द फाउंडर ऑफ चंदेल डायनेस्टी। तो ननुका जो है बेसिकली प्रवर्तक थे चंदेल राजवंश के। ये बिल्कुल सही पेयर है। जय शक्ति वाज फ्रॉम चंदेल डायनेस्टी अगेन। जय शक्ति भी चंदेल डायनेस्टी से ही थे, ना कि परमार से थे, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। नागभट्ट द्वितीय वाज अ गुर्जर प्रतिहार किंग। दिस इज करेक्ट। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ राजा भोज की, तो ही वॉज नॉट फ्रॉम राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ही वॉज फ्रॉम परमार डायनेस्टी, राइट। तो इसमें केवल दो पेयर्स सही हैं, पेयर 1 एंड पेयर 3। तो मेरे ख्याल से बी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगली तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। संगम पोएट्स आर डिवोइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। ऐसा नहीं है। This is wrong. The social classification of Varna was known to the Sangam poets. This is absolutely correct. जो वर्ण व्यवस्था थी बेसिकली, उसके बारे में पूरी तरीके से इन लोगों को ज्ञान था, ये लोग परिचित थे उस चीज से। तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। सवाल, योगा वशिष्ठ was translated into Persian by निजामुद्दीन पानीपति during the reign of। बेसिकली इसका ट्रांसलेशन पर्शियन लैंग्वेज में किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो जनरली जो ट्रांसलेशंस थे वो अकबर के, जहांगीर के या फिर दारा शिकोह के शासनकाल में हुए। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द योगा वशिष्ठ which was translated into Persian by the निजामुद्दीन पानीपति, it was during the reign of अकबर। अकबर के शासनकाल में बेसिकली इसका अनुवाद किया गया था फारसी लैंग्वेज में। ए शुड बी द करेक्ट आंसर। सवाल की तरफ हम लोग अपना रुख करते हैं। द वर्ल्ड्स सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोज ऑफ रामानुजा was inaugurated by the Prime Minister of India at Hyderabad। ये न्यूज में भी था recently। Which one of the following statements correctly represents the teachings of the Ramanuja? The best means of salvation was devotion। यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए जो सबसे अच्छा माध्यम है वो डेवोशन है। ए शुड बी द करेक्ट आंसर। और इनका ये साफ साफ कहना था कि मोक्ष प्राप्ति जो है बेसिकली वो निर्गुण पंथी को नहीं हो सकती, सगुण पंथी को हो सकती है। निर्गुण पंथी का मतलब होता है जो ईश्वर को निराकार रूप में पूजते हैं, जबकि सगुण पंथी का मतलब होता है जो ईश्वर को किसी आकार में पूजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति सूरज की पूजा कर रहा है, सूरज की उपासना कर रहा है, तो वो सगुण पंथी हुआ। और अगर वो सूरज की किरणों की पूजा कर रहा है, जो किरणें जिनका कोई आकार नहीं, जो किसी को दिखाई नहीं देती हैं, तो फिर वो हुआ बेसिकली निर्गुण पंथी। तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें ये कहा गया था रामानुजा के द्वारा, उनकी टीचिंग्स थी कि मोक्ष प्राप्ति जो है बेसिकली वो भक्ति के माध्यम से ही हो सकती है, राइट।
की तरफ हम लोग अपना रुख करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वीरावल। करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल? इनमें से बेसिकली कौन कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो सोमनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं और सच हैं? सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन्स, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। A description of Somnath temple was given by the Al-Biruni. अल-बरूनी बेसिकली एक अरब ट्रेवलर था जो हिंदुस्तान आया था और काफी लंबे समय तक वो हिंदुस्तान के अंदर रहा। और ऐसा कहा जाता है कि अल-बरूनी ने हिंदुस्तान का एक अनबायस्ड वर्जन अपनी किताब में लिखने की कोशिश करी। किताब का नाम है बेसिकली तहकीक उल हिंद, या फिर कह सकते हो किताब उल हिंद। कुछ लोग उसे अल-बरूनी का भारत के नाम से भी जानते हैं। और यही वो किताब थी जिसके सोमनाथ मंदिर के डिस्क्रिप्शन से प्रभावित होकर, ठीक है, उसके लालच में फंसकर महमूद गजनी जो है हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज अगेन वेरी मच करेक्ट। एंड प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल, installation of the present day temple was done by the president S Radhakrishnan. This is not right actually। ये जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। राइट, भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे वो। तो इसमें केवल पहला और केवल तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही, पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल की तरफ हम लोग अपना रुख करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स? अगर हम लोग बी सेल्स और टी सेल्स की बात करें, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज्ड बाय द पैथोजेंस। ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। बी सेल्स जो हैं वो बेसिकली एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनाती हैं, और टी सेल्स जो हैं बेसिकली इन्फेक्शन को दूर करने का काम करती हैं। तो मेरे ख्याल से डी इसका सही जवाब होना चाहिए। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। दिस इज एक्चुअली नॉट करेक्ट, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा ना बनाए गए नैनो पार्टिकल्स भी नेचर में, एनवायरनमेंट में बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ द सम कॉस्मेटिक्स। ये सही जवाब है। अगर मैं सनस्क्रीन जैसे लोशन की बात करता हूँ तो जिंक ऑक्साइड जैसे नैनो पार्टिकल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। दिस इज अगेन करेक्ट। इनफैक्ट दोज आर हार्मफुल नैनो पार्टिकल्स। तो मेरे ख्याल से दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है इसमें सही होना चाहिए। ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट वन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डीएनए बारकोडिंग कैन बी अ टूल टू assess the age of a plant or animal. This is actually not correct. Distinguish among species that look alike. ये बिल्कुल सही जवाब है। जो बिल्कुल एक जैसे देखने में स्पीशीज लगती हैं उनको अलग अलग पहचानने में डीएनए बारकोडिंग मददगार साबित हो सकती है। आइडेंटिटी अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन प्रोसेस्ड फूड्स। दिस इज अगेन करेक्ट। तो मेरे ख्याल से दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही होना चाहिए, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट। तो डी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट, सवाल की तरफ बढ़ते हुए, कंसीडर द फॉलोइंग। कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन द एनवायरमेंट इज और आर कॉजेज ऑफ एसिडिक रेन? एसिडिक रेन की अगर मैं बात करता हूं तो HNO3 या फिर H2SO4 की जब अधिकता हो जाती है तो इस वजह से जो बारिश होती है बेसिकली उसे अम्लीय वर्षा या एसिडिक रेन के नाम से हम लोग पुकारते हैं। ठीक है, तो दिस इज नाइट्रोजन ऑक्साइड विच कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ HNO3 एंड दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड विच कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ H2SO4। राइट, तो मेरे ख्याल से दूसरा और चौथा शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। तो बी जो है वो सही ऑप्शन होना चाहिए इस सवाल के लिए। इस सवाल की अगर हम लोग बात करते हैं जिसमें पूछा गया है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ लैंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो RFI और RCF के बारे में पूछा गया है कि ये दोनों बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है। इस सवाल का जवाब है बेसिकली ऑप्शन बी विच इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये सभी देशों के लिए एप्लीकेबल है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी की या फिर RCF की, तो ये लो इनकम ग्रुप के जो कंट्रीज होते हैं बेसिकली उनके लिए होता है। इमीडिएटली
फंड्स की जरूरत को पूरा करने के लिए। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी, IMF। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें बात की गई है बेसिकली विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एन इंक्रीज इन द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट NER इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। एक रुपए को खरीदने के लिए बेसिकली कितना फॉरेन करेंसी चाहिए, राइट? इफ वी टॉक अबाउट डॉलर और वी टॉक अबाउट यूरो, तो एक रुपए को खरीदने के लिए बेसिकली कितने डॉलर्स चाहिए या फिर कितने यूरो चाहिए। अगर इस चीज की कीमत बढ़ती चली जाएगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि रुपए की जो कीमत है वो बढ़ती चली जाएगी, रुपया जो है अप्रिशिएट होता चला जाएगा। और अगर उस सूरत हाल में देखते हैं तो पहला ऑप्शन बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। वहीं पर दूसरे ऑप्शन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट RER इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि अगर रुपए की कीमत बढ़ती चली जा रही है तो बट ऑब्वियस सी बात है ट्रेड कंपटीशन जो है वो बेसिकली कम होता चला जाएगा। इन सच ए सिचुएशन ऑफ दिस ऑप्शन 2 विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। And third option, increase trade in the domestic inflation relative to the inflation of the other countries is likely to causes an increasing divergence between the near and the rear। अगर बात करता हूँ हिंदुस्तान के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो इस रेट से है और दूसरे देश के अंदर जो है बेसिकली इन्फ्लेशन, इन दोनों के बीच का जो डाइवर्जेंस है वो बेसिकली बढ़ाएगा बेसिकली NER एंड RER। तो इन सच ए सिचुएशन ऑप्शन 3 विल आल्सो बी करेक्ट। एंड और इस सवाल का जवाब जो है सी ऑप्शन होगा जो सही होगा। इस सवाल की अगर हम लोग बात करते हैं, इस सवाल में कहा गया विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है ये स्टेटमेंट्स? इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बिल्कुल भी नहीं। अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बेसिकली तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सिक्योरिटीज को बेचना शुरू करती है, ना कि खरीदना शुरू करती है, ताकि महंगाई को काबू में लाया जा सके। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है पूरी तरीके से। द सेकेंड स्टेटमेंट इज इफ द रुपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, RBI इज लाइकली टू सेल द डॉलर्स इन द मार्केट। अगर रुपए की वैल्यू लगातार बहुत तेजी के साथ गिर रही है तो RBI जो है बेसिकली वो डॉलर्स को बेचना शुरू कर देती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम डॉलर को बेचना शुरू कर देंगे तो डॉलर की अवेलेबिलिटी जो है मार्केट में बढ़ती चली जाएगी, राइट? इस तरीके से जो दूसरी अदर करेंसी होगी वो भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होगी और वो हमारे रुपए की गिरती हुई कीमत को रोकने में मददगार साबित होगी। तो इफ द रुपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, RBI इज लाइकली टू सेल द डॉलर्स इन द मार्केट। तीसरे उसकी बात करते हैं, इफ द इंटरेस्ट रेट्स इन द USA और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, that is likely to induce RBI to buy the dollars। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम से कम आ जाएगा अमेरिका में या फिर यूरोपियन यूनियन में तो वो बहुत ज्यादा आसान सिचुएशन होगी RBI के लिए डॉलर्स को खरीदने वाली। तो इन सच ए सिचुएशन सेकंड एंड थर्ड पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट मींस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में कहा गया है कि विद रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क, G20 summit, consider the following statements. It is an initiative endorsed by the G20 together with the Paris Club. Absolutely correct. Paris Clubs together with the World Bank and IMF. And it is an initiative to support the low-income countries with the unsustainable debts. So point 1 and point 2 are absolutely correct. Basically, ये जो है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पर अपना होल्ड रखने के लिए और लो इनकम कंट्रीज जो है बेसिकली उनको अनसस्टेनेबल डेब्ट से बचाए रखने के लिए ये इनिशिएटिव्स हैं। दोनों पॉइंट जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से करेक्ट हैं। सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल में बेसिकली पूछा गया विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स IIBs। इसमें तीन पॉइंट्स बताए गए। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन बोरोइंग बाय द वे ऑफ IIBs। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स के खरीदने पर जो है बेसिकली गवर्नमेंट कूपन रेट जो है बेसिकली उनको कम कर सकती है अगर महंगाई बढ़ती है। बिल्कुल सही जवाब। IIBs प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम द अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट वंस अगेन। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ द इंटरेस्ट रिवाइज्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन IIBs आर नॉट टैक्सेबल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं पुराने समय, मेरे ख्याल से 1996 1997 तक की, तब उस समय तक जो है
दिस वाज टैक्सेबल ओनली, लेकिन अब उसके बाद से जो है इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है और कैपिटल जो है जो असली पूंजी है वो भी टैक्सेबल है। तो तीसरा पॉइंट जो होगा वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन हाँ यस, इन्फ्लेशन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है कूपन रेट्स को रिड्यूस कर सकती है। उसके अलावा आईआईबीज जो है वाकई में इन्वेस्टर्स को इन्फ्लेशन की जो अनसर्टेनिटी है उससे जो है प्रोटेक्शन देते हैं। पॉइंट वन एंड पॉइंट टू विल बी द करेक्ट वन। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सवाल की अगर हम लोग बात करते हैं जिसमें कहा गया कि विद रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। जैसे ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं जो ऑनलाइन अपना सामान बेचती हैं, आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ई कॉमर्स कंपनी से काफ़ी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया। फ्लिपकार्ट एक इंडियन ओरिजिन की कंपनी है विच वॉज स्टार्टेड एज ए बुक कंपनी। फ्लिप का मतलब ये एक के बाद एक पेज पलटते चले जाना, बाद में वो एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन अगर मैं अमेजोन की बात करता हूँ तो अमेजोन भी एक ई कॉमर्स कंपनी है, बट इट इज़ नॉट ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया, राइट। तो अगर हम लोग इस तरह की कंपनी से जुड़ा हुआ इस सवाल है जिसकी हम लोग बात करते हैं, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस। एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो लोग अपना सामान अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेजोन अपने ही ब्रांड नेम का आटा जो है अमेजोन पर बेचना शुरू कर दे, क्योंकि वो दूसरे प्रोडक्ट्स को फिर उस तरीके से प्रमोट शायद नहीं करेगी जो उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। दूसरी चीज वहीं पर दूसरा ऑप्शन आता है, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक सीमित दायरे में रहकर ही बेसिकली वो लोग जो बड़े सेलर्स हैं उनको प्लेटफॉर्म पर उस तरीके से जगह दे सकते हैं कि उनके नाम से कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, उनके खुद के नाम से ही प्रोडक्ट बनाकर बेचे जा सकते हैं। अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं तो इसमें पहला पॉइंट बिल्कुल गलत है, केवल दूसरा पॉइंट सही है। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस सवाल में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। यहाँ पर पहला है फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी। और चौथा पॉइंट है कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज। अगर मैं इन चारों ऑप्शंस की बात करता हूं तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है और जो दूसरा ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन बेसिकली रियल सेक्टर इकोनॉमी में आते हैं। जबकि वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ तीसरे ऑप्शन की और चौथे ऑप्शन की, तो ये ट्रांजेक्शन इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो इस सवाल में केवल पहला और दूसरा पॉइंट जो है यही दोनों सही हैं, एंड ए विल बी द करेक्ट आंसर। इस सवाल में बेसिकली पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया। इनडायरेक्ट ट्रांसफर, इसका क्या मतलब हुआ? डायरेक्ट ट्रांसफर का मतलब हो गया फॉर एग्जांपल मुझे आपको कुछ गिफ्ट देना था, मैंने उठाकर सीधे सीधे आपको पैसे दे दिए, दैट वुड बी काउंटेड एज डायरेक्ट ट्रांसफर। दूसरा तरीका यह है कि मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं, आप पैसे लोगे नहीं, तो मैंने उठाकर आपको एक सोने की चेन गिफ्ट कर डाली, राइट। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग इस चीज को समझिए इनडायरेक्ट ट्रांसफर को, कि which one of the following situations best reflects indirect transfer often talked about in the media recently with reference to India। अगर मैं इसमें ऑप्शन डी की बात करता हूं तो फॉरेन कंपनी ट्रांसफर्स शेयर्स एंड सच शेयर्स derives their substantial value from assets located in India। तो बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है, डी इसका सही जवाब होना चाहिए मेरे दृष्टिकोण से। अगला सवाल है विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। सबसे पहला इसमें आया एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा वहीं पर जो पॉइंट है दैट इज डेटा फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेसिकली अगर हम लोग कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में है और हम लोग कोई ऐसा पैसा खर्च करते हैं जो हमारे लिए बहुत लंबे समय तक काम में आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल हम उस ऑर्गेनाइजेशन की एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि डे टू डे बेसिस वाला खर्चा है। बिल्डिंग बनाना एक ऐसा खर्चा है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो बहुत लंबे समय तक हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट करता रहेगा। या फिर अगर हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं
और अगले महीने से हम किसी दूसरी टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर देंगे, उसके अगले महीने से हम किसी तीसरी टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर देंगे। तो जो लंबे समय तक का खर्चा होता है बेसिकली वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूँ एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, डेब्ट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ डेब्ट फाइनेंसिंग की या फिर मैं बात करता हूँ इक्विटी फाइनेंसिंग की, ये दोनों ही चीजें हैं बेसिकली जो मनी बोरो करने के लिए होती हैं, बेसिकली पैसा कहीं से लेने के लिए होते हैं ताकि हम लोग अपने रोजमर्रा के खर्चे जो हैं वो चला सकें। तो जब बात रोजमर्रा के खर्चों की आ जाएगी तो इसका मतलब है दैट इज नॉट रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर एट ऑल। ठीक है, तो ये हमारे डे टू डे बेसिस के खर्चों को पूरा करेगी। तो डेब्ट फाइनेंसिंग एज वेल एज इक्विटी फाइनेंसिंग, both of them are related to revenue expenditure, not related to capital expenditure. So only point one is correct. तो मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सवाल का डिस्कशन हम लोग करते हैं जिसमें बताया गया विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। इसमें पहला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया अ शेयर ऑफ द हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट बोरोइंग्स, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज nothing tricky, this is very direct. And second point is dated securities issued at the market related rates in auctions from a large component of internal debt. अगर मैं इस दूसरे पॉइंट की बात करता हूं तो ये भी बिल्कुल सही है। डेटेड सिक्योरिटीज जो एक टाइम बाउंड सिक्योरिटी है बेसिकली 5 साल से लेके मेरे ख्याल से 30 साल तक के समय अंतराल के लिए। तो इस सवाल में दोनों पॉइंट ये बिल्कुल सही है और सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लास के आखिर में एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को, और अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उसके अलावा आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और साथ ही साथ हमारे लिंक्डइन पेज पर भी। थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट।